अब वो क्या जवाब देता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी कोयल बोल उठी, अरे पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं तो ये तो सिर्फ। पर ये लाया क्या है, पहले वो तो देख लो। अरे क्या देख लो, वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा ले आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। हाँ, ये वही है ना जो ढाबे पर डिलीवरी का काम करता है। मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करती थी तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। मुझे तो लगता है इस डिब्बे के अंदर वो सड़े से 50 रुपए वाले फ्राइड राइस ही हैं। इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए। अब अगर नर्स आकर देखेगी कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसा सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं तो बोलेगी कि अगर यही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। लकी उन लोगों के सामने खड़ा था और फिर भी वो उसके बारे में इतना सब कुछ कहे जा रहे थे। खैर, उन लोगों को लकी के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर भी नहीं था। वो लोग जानते थे कि कोयल लकी को कैसे ट्रीट करती थी, इसलिए उन लोगों को भी लकी को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस मिल गया था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन वो इन सब लोगों के सामने अपने आप को साबित नहीं करना चाहता था। तभी अचानक से कोयल की आंटी कश्मीरा कमरे में दाखिल हुई और खाने का डब्बा देखते हुए बोली, अरे कोयल बेटी, हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज के चक्कर में तो मैं आज खाना ही नहीं खा पाई। बहुत भूख लग रही है अब। अरे ये खाना कौन लाया है? आंटी, उसे हाथ मत लगाना। उसमें किसी सड़क छाप होटल के सस्ते से फ्राइड राइस या चाउमीन है। मैं बोल दूंगी, अभी सफाई वाला आएगा और उसे कुत्तों को खिला देगा। अरे तुम खाने की चीज को ऐसे कैसे फेंक सकती हो? और अभी तो मैं यही खाऊंगी। कश्मीरा ने जैसे ही डब्बे को खोला उसमें से बहुत ही लजीज खुशबू आई। अरे इसमें तो हैदराबादी दम बिरयानी है। क्या कहा? हैदराबादी दम बिरयानी? और ये देखो, इसमें पनीर लबाबदार है और इसमें रबड़ी घेवर और इसमें है रुमाली रोटी और इसमें चिकन लजीज और साथ में 10,000 रुपए वाली वाइन की बोतल भी। कश्मीरा ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। साथ में कोयल के बाकी फ्रेंड्स भी लग गए। ओ हो, क्या खाना बनाया है। इसमें जो भी मसाले पड़े हैं ना वो इंडिया के तो है ही नहीं, सब के सब बाहर से आए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। अरे कोयल, तुम भी तो कुछ ट्राई करो। दिशा ने एक चम्मच कोयल की ओर बढ़ा दिया। कोयल ने झिझकते हुए थोड़ी सी बिरयानी चखी। उसका तो माथा ही चकरा गया। इससे अच्छी बिरयानी तो उसने कभी नहीं खाई थी। लकी अपने साथ जितना भी खाना लेकर आया था वो सब का सब खत्म हो गया था। कोयल बेटा, पैसे वाले बहुत से होते हैं लेकिन अपने पैसों से ऐसा खाना खिलाने वाले बहुत कम। इसलिए जो भी ये लेकर आया हो उसे अपनी और मेरी ओर से थैंक यू जरूर कहना। कोयल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी इतना अच्छा खाना कैसे लाया था। तभी लकी के फोन पर रागिनी का फोन आया तो वो बाहर चला गया। लक्ष्मण सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी हूँ। आपका कुछ सामान मेरी गाड़ी में छूट गया था। आप कौन से वार्ड में हैं? मैं आ रही हूँ। रागिनी से बात करते ही लकी सकपका गया कि अगर रागिनी वार्ड में आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या होगा आगे? क्या लकी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाएगा या फिर रागिनी के आने से उसके राज से पर्दाफाश हो जाएगा? क्या होगा जब कोयल को लकी की असलियत का पता चलेगा कि वो गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर है और कोयल की मदद प्रशांत ने नहीं बल्कि लकी ने ही की थी? क्या होगा जब डिम्पल को लकी का सच पता चलेगा कि लकी गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर है और गरीबी अभ्यास की परीक्षा पास करने के बाद भी क्यों बना रहा लकी गरीब? क्या लकी और रागिनी का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या आप लकी को इंस्टा मिलियनेयर के जैसी लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप डिम्पल, कोयल जैसी लड़कियों को सबक सीखते हुए देखना चाहते हैं? लक्ष्मण सर, मैं फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी हूँ। आपका कुछ सामान मेरी गाड़ी में छूट गया था। आप कौन से वार्ड में हैं? मैं आ रही हूँ। क्या? नहीं, तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। सर, आप बहुत क्यूट है। मैं आपसे सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ आप अपनी पहचान अभी सामने नहीं लाना चाहते, इसलिए मुझे अपने साथ हॉस्टल भी नहीं ले गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रूम पर कोई नहीं था। मेरे सारे दोस्त यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए थे। तब तो और भी अच्छा मौका था। हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी सर, अगर मैं आपको खुश कर पाऊँ। रागिनी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे जाना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड यहाँ एडमिट है। ओके सर, नो प्रॉब्लम।
रागिनी से बात करते हुए लकी के माथे से पसीना टपकने लगा था। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कोयल के रूम की तरफ चल दिया। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला तो कोयल को लगा कि लकी वापस आया होगा, लेकिन सामने प्रशांत को खड़ा देखकर वो चौंक गई। प्रशांत के हाथ पर भी 1-2 बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। तब तक लकी भी फोन पर बात करके वापस आ चुका था। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर कोयल और प्रशांत को देखने लगा। कोयल और प्रशांत एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उस कमरे में सिर्फ वही दो हैं, बाकी कोई नहीं। फिर प्रशांत कोयल के थोड़ा पास आया। कोयल, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? गहरी सांस ली और मन में कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ और कहते, अचानक पीछे से और एक औरत की आवाज आई। अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? प्रशांत ने जब उस औरत के मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुना तो वो पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखने लगा। आवाज सुनकर कोयल भी समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। जब लोगों ने उस औरत की आवाज सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो औरत कोयल के पास आई और उसे चिंतित नजरों से देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4-5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सा लिनन का शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उसने अपने कंधे पर काले रंग का एक बैग टांगा हुआ था और उसके सर पर एक महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। अरे रोजी बुआ, आपको कैसे खबर लगी? वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी सगी छोटी बुआ थी। मैं लंदन में थी, मुझे भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना मैं तो भागकर सीधा इंडिया आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट से 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल आ गई। रोजी बुआ के आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा प्रशांत बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे बुआ, ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार ही परेशान हो रही हो। लकी देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो थोड़ा सा शांत हो गई थी। फिर रोजी बुआ की नजर कश्मीरा पर गई। अरे सिस्टर, तुम यहाँ कैसी हो? मत पूछो कैसी हूँ, यहाँ भाग दौड़ करके परेशान हो गई मैं। भूख लगी थी तो कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब बहुत नींद आ रही। यहाँ मैं 1 घंटे के लिए हूँ, तब तक तुम अपने घर जाकर आराम कर लो। कश्मीरा आंटी के जाते ही रोजी बुआ ने फिर इधर उधर नजर घुमाई और वहाँ खड़े हुए कोयल के दोस्तों को देखने लगी, लेकिन लकी को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उन्होंने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही है वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अक्ल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलाना चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो, जवानी के जोश में बुढ़ापे के। इससे पहले कि रोजी बुआ आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं बुआ, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते तो आज हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? रोजी बुआ को लायन ग्रुप की धमकी के बारे में भी पता था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उनकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, बुआ, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खा कर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। तुझे मालूम भी है हु इज चेतन मित्तल? खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। रोजी को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर के सच भी मालूम थे। प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो श्योर हूँ कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी।
ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। लकी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। प्रशांत ने अपना फोन निकाला और सबके सामने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अपने पिता को फोन मिला दिया। घंटी बज रही थी और सभी लोग उसके पिता के फोन उठाने का इंतजार कर रहे थे। सब लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सही बोल रहा था, रोजी बुआ या फिर प्रशांत। लगभग 4 घंटियों के बाद ही प्रशांत के पिता ने फोन उठा लिया था। हेलो पापा। बेटा बोलो। पापा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कल जब मैंने आपको फोन किया और फोन पर ये कहा कि हमें कोयल की हेल्प करनी है, तो आपने मुझसे कहा था कि इस मामले में आपके बचपन के दोस्त चेतन मित्तल आपकी मदद कर सकते हैं, बराबर? अपने पिता का जवाब का इंतजार किए बिना प्रशांत ने आगे बोला। तो आप कल उनसे मिलने के लिए गए थे या नहीं गए थे? प्रशांत के पिता जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे थे, जैसे ही उन्होंने ये सवाल सुना तो उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो प्रशांत को कैसे बताते कि वो गए तो थे, लेकिन उनके दोस्त ने उनकी तरफ देखा भी नहीं था। उन्होंने अपना गला साफ किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, मैं चेतन से मिलने के लिए गया तो वो अपने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बिजी था। मैंने उसका करीब 1 घंटे तक वेट भी किया, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला। उसके सेक्रेटरी ने बताया कि मीटिंग इतनी जरूरी थी कि लंच भी उनके ऑफिस में ही सर्व हुआ था, तो मैंने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और वापस चला आया। ठीक है पापा, कोयल ने आपको अपनी ओर से थैंक यू बोला है। प्रशांत ने जैसे ही अपने पिता के मुंह से ये बात सुनी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका कद घटकर आधा रह गया था। प्रशांत ने जैसे ही फोन काटा तो देखा कि रोजी बुआ उसी को घूर रही थी। उनकी पलकें बार बार खुशी के मारे झपकी जा रही थी। इस वक्त इस कमरे में सिर्फ 2 ही लोगों के चेहरों पर सुकून के भाव थे। पहली रोजी बुआ और दूसरा लकी। प्रशांत ने रोजी बुआ से नजर मिलाई और खिसियाकर हंसते हुए कहा, वो मैंने अपने पापा से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो कल चेतन मित्तल से पर्सनली मिले थे। उन दोनों ने ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। जैसे ही कोयल ने प्रशांत के मुंह से ये बात सुनी, उसकी सांस में सांस आ गई थी। हालांकि उसे प्रशांत की शक्ल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे वो आधा सच और आधा झूठ बोल रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रशांत की शक्ल से ज्यादा रोजी बुआ की शक्ल का रंग उड़ाना जरूरी था। देखा बुआ, मैंने कहा था ना कि बिना प्रशांत की हेल्प के ये केस सॉल्व हो ही नहीं सकता था। आप बेकार में ही इसको गालियां दे रहे थे और इसके ऊपर शक कर रही थी। कोयल फिर प्रशांत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रशांत प्लीज तुम मेरी बुआ की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए कभी कभी ऐसे बिहेव कर देती है। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बुआ मेरी बुआ। मैं तुम्हारी बुआ की बातों का बुरा क्यों मानने लगा? लेकिन बुआ, अब तो आपको कोई शक नहीं है ना? हालांकि रोजी बुआ के चेहरे पर से शक की लकीरें अभी भी मिटी तो नहीं थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। उन्हें उसे छोटे से भीड़ भाड़ वाले कमरे में रहकर बहुत सफोकेशन हो रही थी और प्यास भी लग रही थी। चलो मैं जरा कैंटीन होकर आती हूँ, बहुत प्यास लगी है। अरे बुआ, पानी है ना यहाँ? अरे हाँ, वो तो होगा ही। रोजी बुआ फिर पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर फर्श पर रखे उस नीले डब्बे के ऊपर पड़ी जो लकी अपने साथ लेकर आया था। उसने उस डिब्बे की ओर चमकती हुई आंखों से देखा और फिर उसे खोलकर अंदर देखने लगी। बुआ, उस पे पानी नहीं है। बाबा, ये तो बहुत ही पुरानी लग रही है, 10,000 से कम की नहीं दिख रही। रोजी बुआ ने उस डब्बे में से वाइन की बोतल निकालते हुए कहा। उस बोतल के अंदर की रेड वाइन चमक रही थी। नहीं बुआ, ऐसा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कोयल उस बोतल का कनेक्शन लकी से नहीं बैठा पा रही थी। फिर रोजी बुआ ने उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसका ढक्कन खोला। उसे खोलते ही उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक गई थी। रोजी बुआ ने उसमें से थोड़ी सी वाइन एक ग्लास में डाली और चखने लगी। मैंने इससे पहले सिर्फ एक बार इसे चखा था जब मैं बिजनेस के काम से फ्रांस गई थी। उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसके जैसा ही था। कोयल जानती थी कि बिजनेस के काम से बुआ का इंडिया से बाहर आना जाना लगा रहता था। कोयल बस इस बात को नहीं पचा पा रही थी कि आखिर लकी इतना सब कुछ लाया कहाँ से और कैसे था। चलो, कम से कम तुमसे मिलने आना तो सफल हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कोई तुम्हारे लिए इतनी महंगी वाइन भी लेकर आया होगा। आखिर कौन है वो जो तुम्हारी इतनी चिंता करता है? रोजी बुआ की बात सुनकर रोशनी कोयल के पास आई और उसके कानों में बोली, मुझे लगता है कि तुमने लकी को बहुत गलत समझ लिया है। तुम्हें उससे माफी मांग लेनी चाहिए। मैं माफी क्यों मांगू? मुझे तो पहले इस बात का जवाब दिलवाओ कि इसके जैसा गरीब आदमी इतना अच्छा खाना पीना आखिर ला कहाँ से सकता है? मुझे तो लगता है कि इसने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया होगा और वहाँ जो खाना बच जाता होगा उसे ये यहाँ ले आता होगा।
रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि इतना सब होने के बाद भी वो कोयल के मुंह से इस तरह की बात सुनेगी। लकी का लाया सारा खाना बिल्कुल ताज़ा दिख रहा था। कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो किसी का जूठन था। और रोशनी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा होटल था जो उसे ऐसे ही 10,000 की वाइन की बोतल दे देने वाला था। पर रोशनी जानती थी कि कोयल कितनी जिद्दी थी, इसलिए उसे आगे समझाने का कोई फायदा नहीं था। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाती, लेकिन कोयल कभी लकी से सीधे मुंह बात नहीं करने वाली थी। दूसरी तरफ अमित, गर्वित और प्रीतम भी लकी को कब से सवालिया नजरों से देख रहे थे। उनके मन में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब वो लकी से लेना चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद जब अमित, प्रीतम, गर्वित हॉस्पिटल से निकलकर अपने कमरे की ओर जा रहे थे, लकी उनसे अलग कहीं जा रहा था। अरे लक्की, तू कहाँ जा रहा है? मैं कमरे पर से सामान लेने जा रहा हूँ। आंटी को बोल भी दूंगा कि खाली कर रहा हूँ। असल में लकी उनसे नजर बचाकर जाना चाह रहा था। अमित और बाकी के लोग भी उसकी ये चाल समझ गए थे, इसलिए वो तीनों उसके पास आए और बोले, पहले ये बता कि इतना अच्छा खाना कहाँ से लाया था? अरे वो मैंने अपना जॉब चेंज कर लिया है। उस मेडिकल स्टोर पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी तो एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई। मैनेजर मेरी सर्विस से बहुत खुश हुआ। फिर उससे पता चला कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मेरे दोस्त भी है, तो उसने खुशी खुशी मुझे ये सब पैक करके दे दिया। अच्छा मैं निकलता हूँ भाई, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे। अरे मेरे पास सामान है ही कितना सा, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर। मैं खुद ही ले आऊंगा। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है, अब जाकर सीधा क्लास अटेंड करो। लकी वहाँ से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि सब में सबसे ज्यादा वही कमाता था। लेकिन आज जब लकी ने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी तो वो भी खुश हो गया था। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है। लकी ने उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लकी भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, लकी तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, अंजलि ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया है यार, और तुम तो मुझे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ। तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। अरे पर मेरे आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। हाँ पर सोच लो, मैं तुम्हें 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाऊंगा। इतना बोलते हुए लकी को मन ही मन हंसी आ गई। तभी डिम्पल ने लकी के पास आते हुए कहा, हाँ जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा? हाँ, इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें कल 5 चांद दिए थे, जिसकी बदौलत तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में कल दूसरे नंबर पर रहा। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था तो फिर डिम्पल उसके पीछे क्यों पड़ी थी। लकी ये भी देख पा रहा था कि डिम्पल के चेहरे पर अंजलि के लिए भी जलन के भाव थे। जब लकी इस सब तमाशे को देख रहा था, तभी उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। फिर कार का शीशा उतरा और लकी ने देखा कि उसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। डिम्पल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। राहुल, राहुल! डिम्पल भागकर राहुल के पास चली गई। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लकी को घृणा भरी नजरों से देखा। उसके बाद वो राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। डिम्पल ने घृणा भरी नजरों से लकी को देखा और इतने में राहुल के होठ आकर डिम्पल के होठों से जा मिले। वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लकी ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उसने अपना सर पटक लिया। डिम्पल कुछ ज्यादा ही अदाएं दिखाते हुए बोली, हबी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर ले चलो। मैं 5 सालों से सड़क छाप लोगों के साथ सड़क छाप खाना खाकर बोर हो गई हूँ। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं, वहाँ पर हम बढ़िया सा कुछ खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर लेता हूँ। राहुल ने तुरंत होटल सन एंड मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक किया और उसके बाद डिम्पल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाने के लिए ले आया। डिम्पल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहाँ से निकलने लगी। डिम्पल, जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलाते हुए देखा और फिर उसकी नजरें जाकर लकी के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया। हाँ। इधर लकी को भी डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था।
जिसने अपनी जिंदगी के लिए राहुल नाम का एक गलत रास्ता चुन लिया था। और इस राहुल के बच्चे की मेरे सामने बिसात क्या है कि जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? पीछे से जब साक्षी की आवाज आई तो लकी का ध्यान टूट गया। उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। साक्षी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल खुले हुए थे, पर वो रहती बहुत ही सिंपल तरीके से थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ मेरे दोस्त। सच बताऊं तो मुझे उसकी चिंता है। वो बहुत ही गलत ट्रैक पर जा रही है। वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। वैसे उसके साथ जो हो रहा है होने दो। शी डिजर्व इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। पता नहीं उसे राहुल जैसे उस गधे में क्या नजर आया। साक्षी ने देखा कि लकी अभी भी अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से। आज तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी, वो भी होटल सन एंड मून में। तो चलो आज हम भी वहीं चलकर खाकर आते हैं। होटल सन एंड मून का नाम सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी और वो उसके ऊपर जरा सा भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। लकी, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। मुझे मालूम है कि डिम्पल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह ही पागल होने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत पहले तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। नहीं लकी, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। लकी इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिम्पल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम। एक वेटर ने राहुल और डिम्पल को देखते ही कहा। डिम्पल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा। लकी के साथ रहने से उसे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती थी और वो लकी से कुछ खाने को कहती थी, तो लकी उसे हमेशा बाहर किसी ढाबे पर या फिर किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था, लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं लेकर गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह लेकर आया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस लिया था और फिर वो उसे चमकती हुई नजरों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नजरों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक की है। राहुल के कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू की। मिस्टर एंड मिसेस राहुल। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिम्पल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहाँ पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? कहाँ, छोटा सा तो है। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। दोनों के हाथों में वायलिन था। वो उन लोगों के आने की खुशी में उनकी टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिम्पल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लग गई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर भूख ही मिट गई थी। जैसे ही लकी का ऑटो सन एंड मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। लकी, एक बार फिर सोच लो। लकी ने साक्षी से कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो लकी अपने आप को और अपने हुलिये को देख नहीं पा रहा था या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़ों में उसे कौन सन एंड मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता? साक्षी को यही शक हो रहा था।
लेकिन लकी की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने लकी का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे जो कि हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसा रहन सहन देखकर साक्षी डर गई। उसने लकी के हाथ को जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है लकी, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें भी पता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं खा सकते। देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए लाया हूँ ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं होने दूंगा। लकी साक्षी का हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देखने लगे। तुम यही रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। साक्षी भी लकी के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहाँ साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लकी जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर के बाद लकी बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रहा था। हाथ धोने के साथ ही लकी ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए 2 और लोग नजर आए। लकी ने गौर से देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि डिम्पल और राहुल ही थे। लकी ने देखा कि डिम्पल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और राहुल उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया था। जैसे ही डिम्पल की नजर लकी से मिली, उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिम्पल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? तुझसे क्या मतलब है कि उसकी ड्रेस को क्या हुआ है? तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आए? बस इस बात का जवाब दो। राहुल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लकी जबरदस्ती डिम्पल के पीछे पड़ा हुआ था। देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार बात समझा रहा हूँ, कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिम्पल का नाम भी लिया या तू कभी उसका पीछा करते हुए पाया गया, तो याद रखना, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। लकी ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर फेरी और फिर से अपने हाथ धोने लगा। डिम्पल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया, इसलिए वो लकी के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। इधर डिम्पल ने नल खोला और उसमें अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधे लकी की ओर बढ़ने लगी। उसने लकी के कपड़ों को जानबूझकर भिगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर जा लगा था। लकी को डिम्पल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। डिम्पल, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लकी का मन किया कि वो डिम्पल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहाँ से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, राहुल ने उसका रास्ता रोक दिया। अरे, फटीचर को बाहर जाना है, वो भी मुझसे बचकर। सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिम्पल को दीदी और मुझे जीजाजी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लकी के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। राहुल की बात सुनते ही लकी का गुस्सा और बढ़ गया था। इतने गिरे हुए आदमी के साथ में डिम्पल कर क्या रही थी, लकी को ये समझ में नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिम्पल ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी, उसे हंसी आ गई और वो लकी की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आके घुसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ सकता है? अगर इतनी ही डेयरिंग थी तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते ना। खाया पिया कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप राहुल जो कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिम्पल को लग रहा था कि वो जितना ज्यादा लकी को परेशान करती, उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए लकी को परेशान करना चाहती थी जिस दिन लकी ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर लकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा था, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी लकी के जिंदगी में दखल देने की। ठीक इसी वक्त जब वहाँ पर ये सब नाटक हो रहे थे, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिम्पल की कही वो बात भी सुन ली थी। डिम्पल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना हमने तुझे कुछ कहा, ना लकी ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर तो सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? अच्छा, तो आप भी यहाँ हैं, टीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है। डिम्पल ने ताली बजाते हुए कहा। डिम्पल को उसे देखते ही हंसी आ गई और वो आगे बोली,
मुझे सिक्योरिटी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गली कूचे का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है, खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितने की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिम्पल को देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि लकी सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था, लेकिन डिम्पल की बातें सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। लकी चलो यहाँ से। तुम यहाँ से जाना चाहती हो, वो भी ऐसे ही? साक्षी देख पा रही थी कि लकी के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जा पाती, डिम्पल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। मैनेजर कहाँ है? होटल का मैनेजर देखिए, आपके होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। डिम्पल की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला गया। डिम्पल इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी सी आवाज में बोली, देखो सब इन दोनों को, ये लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए घुस आए हैं। इन लोगों ने होटल नहीं सुलभ शौचालय खोला है। इनके टॉयलेट कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में यूज कर सकता है, उसे खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो इतनी अच्छी बात है ना, पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम होना चाहिए। डिम्पल के मुंह से जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे समझे बस बोले जा रही थी। लकी देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और वो और भी पागल होने वाली थी। राहुल भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था और वो बोला, अरे सारे लोग आओ, जल्दी इधर आओ। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस आए, और वो भी खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। अरे किसे पता कि ये लोग टॉयलेट ही यूज करने आए थे? हो सकता है कि टॉयलेट यूज करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ। लकी को लगा नहीं था कि डिम्पल की सोच इतनी घटिया होगी कि वो अपनी दोस्त के बारे में ऐसी कोई गलत बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहाँ आ गया। डिम्पल उस मैनेजर के पास आई और लकी की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी अब आप बताओ, ऐसे कोई भी रास्ता चलता आपके होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपके होटल की क्या इमेज रह जाएगी? 1 मिनट रुकिए। मैनेजर लकी की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज है वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए है। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग के नहीं चला सकता। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाइए। लकी चलो। नहीं साक्षी, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओहो, देखो तो इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। हाँ देखिए, आप दोनों यहाँ से चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? लकी की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सन एंड मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। देखिए, अब अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये देखिए बुकिंग का कंफर्मेशन मैसेज। मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। लकी ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मैनेजर को दिखाया। जैसे ही मैनेजर ने मैसेज देखा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी से कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल तक ले चलता हूँ। डिम्पल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर से चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। मैनेजर, हो सकता है कि ये कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल भी अपना मोबाइल निकालकर अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो 8 नंबर टेबल की बुकिंग मेरी है, इसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया। आपने भी टेबल नंबर 8 बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या इसने रिजर्व्ड टेबल बुक की है? डिम्पल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहाँ उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहाँ आज उसने एक रिजर्व्ड टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 10 गुना ज्यादा था। इससे पहले कि डिम्पल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुँचे तो मैनेजर ने जो देखा और उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था
और उससे भी बड़ी बात ये थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था, उससे पहले ही खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। एक सेकंड सर। लकी ने देखा कि मैनेजर का चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। मैनेजर ने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए हैं और तुमने टेबल साफ क्यों नहीं करवाई? ये गेस्ट है? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम के ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम में गए हैं। अरे ये दोनों है गेस्ट, तुमने किसको गेस्ट समझकर यहाँ बैठा दिया? अच्छा सर, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं अभी देखता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर तुरंत वहाँ से निकल गया। इतने में डिम्पल और राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहाँ खड़े देखा तो डिम्पल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इतने में वो वेटर वापस आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता है। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया ज्वाइन किया है ना, तो मुझे मालूम नहीं है कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने बिना उसकी बात पर रिएक्ट किए राहुल और डिम्पल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं, इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिम्पल ने जैसे ही सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खीज आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहाँ से उठकर जा सकती थी, लेकिन लकी के लिए उठना उसे बिल्कुल नामंजूर था। जी नहीं। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाने चाहते हैं? मैनेजर भी दुविधा में पड़ गया था। अपनी स्टाफ की गलती की सजा वो डिम्पल और राहुल को नहीं दे सकता था। हाँ, हमारा खाना यही है तो हम यहीं पर बैठकर खाएंगे। हम इस टेबल से उठकर कहीं और जाने वाले नहीं हैं। डिम्पल गुस्से से लकी की ओर देखने लगी। लकी को उसकी ऐसी शक्ल देखकर अच्छा लग रहा था। वो जितनी बार लकी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती थी, उतनी बार खुद उसे ही गुस्सा आ जाता था। मैनेजर ने उन दोनों के बीच की तनातनी को देखते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तो फिर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीआईपी टेबल का रेट ऑर्डिनरी टेबल के रेट से ज्यादा है। होने दो, हम यहाँ खा सकते हैं तो हम क्यों न खाएं? पैसों की हमें कोई परवाह नहीं है। डिम्पल ने राहुल की ओर देखते हुए कहा, आज वो किसी भी हाल में लकी को जीतते हुए नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देख सकती थी कि लकी उससे भी ऊंची किसी टेबल पर बैठकर उसी के सामने खाना खाए। वो लकी से उसकी पोजीशन को छीन लेना चाहती थी। डिम्पल को भले ही इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि इस टेबल के पैसे वो नहीं, राहुल दे रहा था। वैसे हमें कितना ज्यादा देना पड़ेगा? जैसे लकी ने उसका ऐसा मुंह देखा, उसे जोर से हंसी आ गई। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमाया और धीरे से हंस दिया। सर, आपने जो अभी ऑर्डर किया है इसका 5000, 1000 रिजर्वेशन का, बाकी 750 वीआईपी का, जो बैंड अभी आपके लिए बजा कर गया उसका 2000 और टेबल वेयर का 1200। मैनेजर सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका था और वो सारी चीजों को जोड़ जाड़ कर राहुल का टोटल लगभग 15,000 के आसपास बैठ गया था। जैसे जैसे राहुल पैसे सुनता जा रहा था, उसकी छाती में धक धक बढ़ती जा रही थी। उसका दिल जला जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों में अपनी बात रखे। वो अपने आप से मन ही मन में कह रहा था, इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो ये बात सबके सामने कह भी नहीं पा रहा था। राहुल ने डिम्पल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, डिम्पल, चलो किसी नॉर्मल टेबल पर ही चलते हैं। अरे बाबू, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहीं पर खाते हैं ना। चलो, प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे अभी आप है तो क्या प्रॉब्लम होगा? देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। राहुल ने गुस्से में डिम्पल के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। वो डिम्पल को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अगर वो फिर भी वहाँ बैठकर खाना खाता तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता। जब डिम्पल को उसकी कही बात फिर भी समझ में नहीं आई तो राहुल बिना उसकी परवाह किए वहाँ से निकल गया। ये देखकर तो लकी भी चौंक गया था। वैसे उसे पहले से पता था कि डिम्पल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला था। अब टेबल के नजदीक सिर्फ डिम्पल ही खड़ी रह गई थी और उसके पास भी चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। आसपास बैठे सब लोग उन्हीं को घूर रहे थे। डिम्पल मारे शर्म के मरे जा रही थी।
उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जमीन के अंदर अपना चेहरा धंसा दे। उन सब लोगों की नजरों को वो देख नहीं पा रही थी। उसने घूर कर लकी को देखा और अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल गई। इसके बाद मैनेजर ने तुरंत वेटर को टेबल साफ करने का इशारा किया और रिस्पेक्ट के साथ लकी और साक्षी को उनकी जगह पर बिठाया। फिर उनके लिए अलग अलग तरह की महंगी से महंगी डिशेस मंगवाई गई। वो बैंड फिर से आया और उनके लिए संगीत बजाने लगा। जब तक लकी और साक्षी खा रहे थे तब तक दो वेटर सिर्फ उन्हें सर्व करने के लिए वहीं पर खड़े हुए थे। उधर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी डिम्पल और राहुल वहाँ से निकले नहीं थे। भले ही राहुल वहाँ से जाना चाह रहा था, लेकिन डिम्पल सन एंड मून जैसी जगह का खाना छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। उसने राहुल को थोड़ा मनाया और फिर दोनों 8 नंबर की ऑर्डिनरी टेबल पर जाकर बैठ गए। वहाँ से वो लोग लकी और साक्षी को देख पा रहे थे। लकी बहुत ही मजे से साक्षी के साथ अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। उन दोनों को इतनी मजे से उस टेबल पर बैठा देख डिम्पल के गले में खाना भी नहीं उतरा जा रहा था। डिम्पल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी इतनी महंगी जगह पर बैठकर कैसे खाना खा सकता था। इधर साक्षी का भी वही हाल था जो डिम्पल का था। उसके मन में भी लकी के लिए कई सारे सवाल थे जिन्हें वो पूछना चाह रही थी, लेकिन उसे हिचक हो रही थी। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर लकी जैसा आदमी उसके साथ बैठकर इतनी महंगी टेबल पर कैसे खा सकता था। साक्षी को लग रहा था कि कहीं लकी जोश जोश में अपना ही नुकसान तो नहीं करवा रहा था। जब उसने लकी की शक्ल की ओर देखा तो पाया कि वो आराम से खाना खा रहा था। जैसे ही लकी ने साक्षी को देखा तो बोला, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही? लकी, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर ये टेबल कैसे मिली? क्या मतलब कैसे मिली? मैंने टेबल बुक की है, अभी तो मैसेज दिखाया था मैनेजर को। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन तुमने इतनी महंगी टेबल कैसे बुक कर ली? अभी तुमने सुना नहीं जब वो मैनेजर राहुल को इस टेबल के पैसे जोड़कर बता रहा था? लकी, सच बताओ, तुमने ये टेबल कैसे बुक की? अरे बाबा चिल, तुम आराम से खाना खाओ ना, मुझ पर भरोसा रखो। साक्षी ने अपने हाथ से चम्मच को नीचे रखा और लकी की ओर देखते हुए बोली, देखो लकी, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। साक्षी के चेहरे पर उसकी चिढ़ साफ नजर आ रही थी। लकी समझ गया था कि अब वो साक्षी को सच नहीं बताता तो वो सच में उठकर चली जाती। लेकिन लकी को डर भी लग रहा था कि अगर उसने साक्षी को अपना सच बता दिया तो हो सकता है उसके और साक्षी के बीच में एक बहुत बड़ी दूरी आ जाए। जब साक्षी टेबल से उठने को थी तब लकी को लगा कि उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था, लेकिन वो साक्षी को अपनी सच्चाई बताकर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। साक्षी उसकी उन दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में लकी उसे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं करना चाहता था। लकी ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए बोला, देखो बात ऐसी है कि मेरी ना कल एक लॉटरी लगी थी, किसी को बताना मत। लॉटरी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी। मैं लॉटरी के टिकट खरीदता रहता था और फाइनली कल जाकर के मेरी लॉटरी खुली, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। साक्षी को पहले तो लकी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो लकी के साथ इतना रहती थी, लेकिन उसने, तुम सच बोल रहे हो? मैंने तो आज तक कभी तुम्हें लॉटरी की टिकट खरीदते नहीं देखा। पर कुछ दिनों से खरीद रहा हूँ, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें इतनी महंगी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती ही हो मेरी हालत क्या है। तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? लकी, 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, 1.5 करोड़ की नहीं है जो तुम इतना उछल रहे हो, समझे ना? अरे इतना भी महंगा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना। हाँ लकी, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 15,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर और कोई नहीं है। फिर मैंने तुम्हें पहले कहा भी तो था कि मैं तुम्हें ट्रीट के लिए सन एंड मून लेकर जाऊंगा, तो सॉर्टेड है। लकी के शब्द सुनकर साक्षी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी। उसे लग रहा था कि लकी कितना अच्छा है। साक्षी ने फिर से अपनी चम्मच उठाई और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जब लकी और साक्षी ने अपना खाना खत्म किया तो लकी ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। डिम्पल और राहुल उससे आधा घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे तो राहुल डिम्पल को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन डिम्पल ने उसका मन इतना खराब कर दिया था कि उसने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। इधर लकी भी फिर से अपने हॉस्टल में आ गया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया था। जब वो साक्षी के साथ बैठकर खाना खा रहा था तब वो डिम्पल के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। अचानक ही डिम्पल को याद करते हुए लकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो खुद के इस बिहेवियर से काफी शॉक में था। एक दिन था जब वो डिम्पल के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी था, लेकिन आज जब डिम्पल के साथ उसके सामने इतना कुछ हो गया था तो उसे डिम्पल के ऊपर हंसी आ रही थी।
उसे डिम्पल की फजीती पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी डिम्पल। आज के बाद आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह आज दिया है। इधर डिम्पल भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। क्या लकी सच में अमीर हो गया है या वो पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? डिम्पल इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी ईगो को साइड में रखेगी और साक्षी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वो तुरंत अपने बिस्तर पर से उठी और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगी। डिम्पल ने देखा कि साक्षी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि साक्षी आज लकी के साथ सन एंड मून में रिजर्व टेबल पर खाना खाकर आई थी। सब लड़कियों को इस बात की वजह से मन ही मन जलन भी हो रही थी। डिम्पल साक्षी की ओर इशारा करके बोली, साक्षी तुम जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही साक्षी को अब डिम्पल से किसी भी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ गई थी। डिम्पल ने इधर उधर की कुछ बातें पूछने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा, साक्षी आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए गए थे वो तुम उसे लेकर गई थी या लकी तुम्हें लेकर गया था? लकी मुझे लेकर गया था। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? साक्षी लेकिन वो इतना पैसा लाया कहाँ से था? तुम्हें इससे क्या मतलब है? अरे यार साक्षी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भले ही मेरे और लकी के बीच अब कुछ नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता तो होती है ना। अब क्या मुझे उसकी चिंता करने का भी राइट नहीं है? डिम्पल को लग रहा था कि वो और साक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और लकी के जाने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था। लेकिन साक्षी को डिम्पल का असली चेहरा दिख गया था। बताओ ना साक्षी, लकी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसको लॉटरी लगी है 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख की लॉटरी? डिम्पल का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी जैसे अनलकी इंसान की किस्मत भी इतनी चमक सकती थी। क्या हुआ डिम्पल? साक्षी को एहसास हुआ कि डिम्पल आगे कुछ नहीं बोल पाएगी क्योंकि उसका चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा था। तो साक्षी ने डिम्पल के मन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, लकी की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन लॉटरी के इस पैसे से उसका काफी बर्डन कम हो जाएगा। वैसे तुम उसके पैसे के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? अरे साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं उसके पैसे के बारे में क्यों सोचने लगी? डिम्पल ने भले ही साक्षी को टाल दिया हो, लेकिन वो अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर लकी उसके साथ होता तो वो चुपचाप उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले लेती। इधर अगले दिन जब दोपहर में कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी तो लकी हमेशा की तरह किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। ये उस लड़की की आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। लकी! जैसे ही लकी ने पीछे घूमकर देखा, उसने पाया कि वहाँ डिम्पल खड़ी हुई थी। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो लकी ने उसे लाकर दी थी। उस ड्रेस को देखते ही लकी समझ गया था कि आगे क्या होने वाला था। लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी। लकी, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? बात क्या है वो बताओ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमने इतना सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। हमारी एक दूसरे के साथ में इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है, फिर तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो? डिम्पल ने लकी की ओर एक कदम बढ़कर उसकी शर्ट खींच ली। जब भी उसे लकी से कोई बात मनवानी होती थी, वो इसी तरह से लकी का शर्ट खींच लेती थी। जैसे ही वो इस तरह से लकी के कपड़े खींचती थी, लकी भी उसकी तरफ पागलों की तरह खिंचा चला आता था। लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही डिम्पल के हाथ लकी के कपड़ों पर आए, लकी ने उसके हाथों को झटक दिया। फिर लकी ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अगर कोई बात नहीं है तो मुझे जाना है, काम है। लकी लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होने लगा। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर तो डिम्पल अपनी जगह पर मानो जम ही गई थी। इससे पहले तो लकी उसे गरीबी में भी रानी बनाकर रखता था, लेकिन आज तो उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। कुछ ही दिनों में लकी में इतना बदलाव आ जाएगा, डिम्पल को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लकी, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इतनी जल्दी इसके दिल की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई। जो प्यार ये मुझसे करता था उसे ये भूल गया। डिम्पल ने अपने आप से कहा और जमीन पर अपने पैर पटकने लगी। फिर वो जाते हुए लकी को रोकने के लिए बोली, लकी! डिम्पल की तेज आवाज सुनकर आसपास बैठकर पढ़ने वाले लोग सब उसी की ओर देखने लगे। सबकी नजरें डिम्पल पर टिक गई थी। लाइब्रेरियन भी उसी को देख रहा था। लकी, क्या तुम मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले साल जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, जब ढेर सारी सरकारी नौकरी करने वालों के बेटे, जब ढेर सारे बिजनेसमैन के बेटे और ढेर सारे ऐसे लड़के जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, उन सबको छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई थी। मैंने उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें सेलेक्ट किया था। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खाने को, कहीं भी जाने को राजी हो जाती थी। मैंने तुम्हारे साथ
साथ सड़क के गोलगप्पे भी खाए हैं और टपरी की चाय भी पी है, पर मैंने तुम्हारे साथ क्या कभी इतना बुरी तरह से बिहेव किया है जितना तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? डिम्पल ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी जिसके साथ लकी ने धोखा किया था। लकी को इधर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल करना क्या चाह रही थी। जो भी वो कह रही थी लकी को मालूम था कि वो सच नहीं था। ना तो कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाले का लड़का और ना ही कोई बिजनेसमैन का लड़का डिम्पल का पीछा कर रहा था। पर सभी लोग जो वहाँ बैठे थे वो डिम्पल की इस बात को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गए और अब वो लकी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गधे, इस बेचारी ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसी को छोड़कर जा रहा है? ये तो बहुत बुरी बात है। कुछ लड़कों ने डिम्पल की तरफदारी करते हुए लकी से कहा और डिम्पल को शांत करवाने लगे। एक लड़के ने तो डिम्पल के कंधे पर हाथ ही रख दिया। अरे तुम इस पागल के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? छोड़ो इसका चक्कर। एक और लड़के ने डिम्पल की दूसरी ओर आकर खड़े होते हुए कहा, अरे तुम तो फूल के जैसी हो और फूल गोबर में पड़ा अच्छा नहीं लगता, उसे तो फ्लावर वास में ही होना चाहिए। इस जैसे लड़के के लिए तुम्हें उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, डिम्पल लकी के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक और ले जाने लगी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल उससे चाह क्या रही थी। डिम्पल उसे लाइब्रेरी से बाहर ले गई और इससे पहले कि लकी उसे अपना हाथ छुड़ा पाता, डिम्पल ने उसे गले लगा लिया। लकी ने डिम्पल को अपने से दूर करते हुए कहा, अरे तुम करना क्या चाह रही हो? क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? हाँ, मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। लकी ने उसे भाव ना देते हुए कहा। वो मन ही मन अब समझ गया था कि आखिर डिम्पल उसके पास क्यों आई थी और वो क्यों उससे इतना ज्यादा चिपक रही थी। लकी को डिम्पल के इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिम्पल जैसी लड़की पैसों के लिए इतनी पागल भी हो सकती है। अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हमारी एक दूसरे के साथ कितनी अच्छी मेमोरीज है। देखो, अगर 1.5 लाख मिलने से पहले तुम मुझसे ऐसे गले मिलती या ऐसी मुस्कुराती ना, तो तुम्हारी कसम मैं हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हाथ में रख देता। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। मुझे ये बात समझाने के लिए, इनफैक्ट रियलाइज करवाने के लिए थैंक यू कि तुम्हें प्यार की भूख नहीं है, पैसों की भूख है। और तुम्हें कितना भी पैसा दे दिया जाए, तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होने वाली है। लकी की बात सुनकर डिम्पल को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे एक खींच कर तमाचा लगा दिया था और वो अब रियलिटी में आ गई थी। इधर लकी भी काफी वक्त से ये सब कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके अंदर ये सब भरा हुआ था जो आज बाहर निकल गया था। जैसे ही वो सब उसके अंदर से बाहर निकला, उसको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस होने लगा था। लकी ने डिम्पल की आंखों में आखिरी बार देखा, फिर उसके हाथ से अपना हाथ अलग किया और आगे निकल गया। जैसे उसने लकी को जाते हुए देखा, डिम्पल बहुत नर्वस हो गई। डिम्पल को इस चीज का बुरा नहीं लग रहा था कि उसने लकी के साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो लकी के साथ थोड़े दिनों के बाद ब्रेकअप करती तो शायद वो 1.5 लाख रुपए उसके हो जाते। अगर आज उसने ये मौका गवा दिया तो फिर उसे जिंदगी भर इसका पछतावा होने वाला था। इसका मतलब ये भी था कि लकी के 1.5 लाख रुपए पर उसका कोई हक नहीं था। लकी! चाहे जो भी हो, आज डिम्पल अपना इतना बड़ा ईगो साइड में रखकर उससे मिलने के लिए आई। उसने उसकी ड्रेस पहनी, उसने उसे गले लगाया। वो इतनी आसानी से अपने 1.5 लाख रुपए को जाने नहीं देने वाली थी। उसने देखा कि उसके आवाज देने के बाद लकी भी रुक गया था। डिम्पल जोर से भागी और लकी को पीछे से गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके पीठ में धंसा लिया। लकी, तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम वो लकी नहीं लग रहे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने रूड क्यों हो गए? लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब डिम्पल को लगा कि वो अभी भी पिघलने को राजी नहीं था, तो डिम्पल ने उसे मनाने के लिए कहा, लकी, मैंने तुमसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे ही भले के लिए कर रही थी। डिम्पल बोलते हुए अब लकी के पीछे से उसके सामने आ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था जिसके दम पर वो लकी को पिघला देना चाहती थी। उसने आगे कहा, पहले जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे तो तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते थे। तुम मेरे लिए गिफ्ट्स लाते थे, कॉस्मेटिक्स लाते थे, कपड़े लाते थे, मुझे बाहर घुमाते थे, खिलाते थे। और मैं जानती हूँ कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारा इधर उधर का काम भी करना पड़ता था। जब तुम ऐसे परेशान होते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मुझे भी कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं राहुल की कंपनी पे पार्ट टाइम जॉब करने लगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो फिर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए थोड़े दिन के लिए सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लकी, अच्छा, सच में? लकी ने डिम्पल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था।
तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? डिम्पल ने जब देखा कि लकी उसकी बात सुनकर चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास मतलब हमारे पास पैसा है लकी, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। डिम्पल बेचारी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं? लकी ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए पूछा। डिम्पल ने लकी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है लकी कि अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है। डिम्पल की आंखों में लकी की सूरत कितनी जल्दी बदल गई थी। लकी यही देखकर सकते में आ गया था। कल तक तो वो उससे आंखें मिलाना भी पसंद नहीं करती थी और आज है कि वो उसके ऊपर से आंखें हटाने को भी राजी नहीं है। डिम्पल ने गहरी सांस ली और आगे बोली, लकी जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को तुमसे दूर रहने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूँ तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे पूरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया लकी। अब से अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल ने डबडबाई हुई आंखों से लकी की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, लकी चलो आज फिर से हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। डिम्पल का ये रूप देखकर लकी भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया था। जैसे ही डिम्पल ने लकी के हाथ को अपनी कमर के गिर्द महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे फिर से अपने वही बीते हुए दिन याद आ गए थे। डिम्पल ने लकी के कंधे से अपने सिर को चिपकाते हुए कहा और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया, मुझे लगा था कि अब तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर लकी को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए लकी भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं, 12-15 हजार। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगी। डिम्पल की शक्ल देखकर लकी को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। उसे सच में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो पैसों के पीछे भाग रही थी। वो लकी से प्यार करती थी और उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि डिम्पल अब उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। लकी ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ चले जा रहे थे। लकी ने देखा कि वहाँ बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, एक लड़की ने कहा और फिर लकी और डिम्पल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने लकी के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। लकी ने उस पर्चे को देखा और बोला, ठीक है, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए डोनेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और इसका पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। उस लड़की ने लकी के हाथ में एक कोड देते हुए कहा। लकी ने उस कोड को अपने फोन में स्कैन किया और फिर अपने फोन में अमाउंट डालने लगा। डिम्पल चोर नजरों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लकी कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। पे करो पर 1,30,000 रुपए प्राप्त हुए। जैसे ही सब लोगों ने अमाउंट सुना तो चौंक कर उस स्पीकर की ओर देखने लगे। इतना बड़ा अमाउंट तो अभी तक किसी ने भी डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को भी अभी तक टोटल इतना डोनेशन नहीं मिला था जितना एक ही बार में मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20, 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए। वो लड़की लकी के पास आई और उससे पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? हाँ, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूँ। जैसे लकी के मुंह से ये बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सर,
आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवा कर आपको सम्मानित करवाना चाहती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी के लोग उसके इस एटीट्यूड के फैन हो गए थे। सब लोगों को लग रहा था कि लकी वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। वहीं डिम्पल ने जब से उस स्पीकर पर वो आवाज सुनी थी तब से उसका दिल बैठ गया था। वो जहाँ खड़ी थी वहीं के वहीं जम गई थी। लकी डिम्पल की ओर देखते हुए बोला, डार्लिंग चले? लकी, तुमने 1,30,000 रुपए ऐसे ही डोनेट कर दिए? हाँ। लकी डिम्पल के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अभी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हो या ना हो। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा ही साथ चाहिए डिम्पल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सुख है। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपए और रखे हैं। हम कैंटीन में चलते हैं, समोसा और कोल्ड कॉफी मेरी तरफ से, हमारे पैचक की एक छोटी सी पार्टी। लकी डिम्पल की आंखों में देखने लगा। डिम्पल को अब महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गधी थी जो फिर से इस पागल के चक्कर में पड़ रही थी। लेकिन उसके सामने इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करके वो एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। लकी भी यही देखना चाहता था कि जो डिम्पल अभी कह रही थी उसे मान भी रही थी या उसकी नजर सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। अब क्या होगा आगे? क्या डिम्पल लकी की परीक्षा में पास होकर लकी को फिर से बेवकूफ बना पाएगी? क्या लकी सच में डिम्पल से रिलेशन रखना चाहता था या फिर उसे सबक सिखा रहा था? क्या लकी अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो पाएगा या फिर आज उसके राज से पर्दाफाश हो जाएगा? क्या होगा जब कोयल को ये पता चलेगा कि उसकी मदद प्रशांत ने नहीं बल्कि लकी ने ही की थी? क्या होगा जब डिम्पल और कोयल जैसी लड़कियों को लकी की असलियत का पता चलेगा कि वो गरीब नहीं बल्कि बहुत अमीर है? गरीबी अभ्यास की परीक्षा पास करने के बाद भी क्यों बना रहा लकी गरीब? किसके साथ लकी का रिश्ता आगे बढ़ेगा? साक्षी, रागिनी या कोई और? क्या आप लकी को एक मिलियनेयर की जैसी लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं? क्या आप डिम्पल कोयल जैसी लड़कियों को सबक सीखते हुए देखना चाहते हैं?